तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं लिबरलिज्म के बारे में, राइट। हम लोग का लिबरलिज्म चल रहा है और कल मैंने इसमें कुछ चर्चा करी थी, राइट। तो आज हम इसमें देखेंगे ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ लिबरलिज्म, राइट। तो एक बार इसका हम बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं, राइट। एक सेकेंड। ओके। तो हमने पढ़ा लिबरलिज्म के बारे में, उदारवाद जो होता है, ठीक है। और हमने ये देखा है कि जो लिबरलिज्म है वो इन शॉर्ट हमें क्या समझ में आया कि लिबरलिज्म बात करता है कि स्टेट को, एक एक राज्य को, एक स्टेट को, जो स्टेट का इंटरफेरेंस है, उसका जो हस्तक्षेप है वो ना के बराबर हो। इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए उसका? मिनिमम। इसी डॉक्ट्रिन को हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेजस फेरे, डॉक्ट्रिन ऑफ, यही हमने देखा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको नेगेटिव भी बोला जाता है। नेगेटिव क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो राज्य है उसको एक नेगेटिव दर्शाया जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं लिबरलिज्म, ठीक है। तो ये कल हमने चर्चा करी थी और इसमें आपके समक्ष 3 नाम आए थे। एक नाम आया था जेरेमी बेंथम का, जॉन लोके, एडम स्मिथ। बिल्कुल। एक नाम था जॉन लॉके और एक था आपका एडम स्मिथ, ठीक है। तो इस तरह से हमने चर्चा करी थी, हमने समझा था इसको। आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसमें कि हम अब इसको थोड़ा, क्योंकि लिबरलिज्म जो है ना, लिबरलिज्म एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है। अब ये क्या कहना चाह रहा हूं मैंने कहा जो लिबरलिज्म होता है, यानी कि जो उदारवाद होता है, वो एक मल्टी मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है। इससे कहने का क्या मतलब है मेरा? इसका कहने का मतलब है मेरा कि इसको हम, लिबरलिज्म जो है वो एक ही सिस्टम में काम नहीं करता है। अर्थात व्हाट आई मीन टू से इसका इकोनॉमिक एंगल अलग होता है, इसका सोशल एंगल अलग होता है और इसका मॉरल एंगल अलग होता है, ठीक है। जैसे इकोनॉमिक एंगल में अगर हम देखें तो लिबरलिज्म क्या लेके आता है? कैपिटलिस्ट। सोशल एंगल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ज्यादा अधिकारों की बात होती है। तो अधिकारों की बात ज्यादा कहाँ होती है? डेमोक्रेसी में। और मोरल की बात की जाए, इसमें मॉरल में आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर जो कट्टरता होती है वो कम दिखती है। तो यहाँ पर लोग क्या होते हैं, एक मॉडर्न अप्रोच के होते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी के होते हैं। यानी कि क्योंकि मॉरल आप जानते हैं, मॉरल क्या बताता है हमें? सही गलत। मॉरल में हम किसकी बात करते हैं? सही और ज्यादातर मॉरल जुड़ा होता है आपके धर्म से, राइट। परंतु जो लिबरलिज्म विचारधारा वाले लोग होते हैं वो सही और गलत को ज्यादा एम्पेरिकल अप्रोच से सोचते हैं। कौन सी अप्रोच से? बिल्कुल। यानी कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ मॉरल में। जैसे अगर मैं बात करूं राजा राम मोहन रॉय की, राजा राम मोहन रॉय की, तो आप सभी जानते हैं इन्हीं के कारण हमें दिखता है कि 1829 में, 1829 में एक कानून पारित होता है सती के विरुद्ध। सती प्रथा आप सभी जानते होंगे। सती प्रथा जो है, क्योंकि इसमें हमारे जो एक समाज सुधारक हैं जिनका नाम है राजा राम मोहन राय, इन्हीं के प्रयासों की वजह से जो विलियम बेंटिक साहब हैं वो एक कानून पास करते हैं 1829 में, जो किसको बैन करता है? सती। तो क्या मैं कह सकता हूँ राजा राम मोहन रॉय एक लिबरल विचारधारा के हैं? कह सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि ये लिबरल विचारधारा उनकी क्या दिखा रही है? उनका मॉरल एंगल दिखा रही है। क्योंकि ये सही गलत धर्म के आधार पर नहीं कर रहे हैं, ये सही गलत कर रहे हैं एक साइंटिफिक अप्रोच में। यस और नो? इसीलिए जो लिबरल विचारधारा के लोग होते हैं वो ज्यादा वैज्ञानिक सोच के होते हैं। वो लोग
धर्म में ऐसा नहीं है कि धर्म में विश्वास नहीं करते हैं, पर धर्म की जो ऐसी बातें होती हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, उन बातों को ये फॉलो नहीं करते हैं, राइट? क्या मैं समझा पाया ये बात? यस सर। जी, चलिए। तो इस तरह से हमने देखना है। तो मल्टी डायमेंशनल, अगर आप कभी भी मेंस लिखते हैं लिबरलिज्म में, क्या लिखेंगे आप? ये एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होता है जो आर्थिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे और एक नैतिक स्तर पे काम करता है। और इस तरह से मैंने आपको दिखा दिया। वही हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि ब्रॉड स्ट्रीम ऑफ लिबरलिज्म। जो लिबरलिज्म है, ये जब बनी थी, ये जो थ्योरी है, ये जब बनी थी, एक सेकंड में इंक चेंज कर लूं। हाँ, ये दो टू मेन डायरेक्शंस में बनी थी, ठीक है? यानी कि इसकी दो शाखाएं हैं, ये समझ लो। एक है आपकी इंडिविजुअलिज्म और एक है आपकी यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखो, इंडिविजुअलिज्म और यूटिलिटेरियनिज्म में क्या डिफरेंस होता है वो आप पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। देखिए क्या होता है, अगर मैं बात करूं जेरेमी बेंथम की, जेरेमी बेंथम की बात करूं, तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? बिल्कुल, मैक्सिमम क्या था बताओ? जो मेजॉरिटी है उसको फोकस करना है, वो खुश रहेंगी, माइनॉरिटी देखते हैं। बिल्कुल, मैक्सिमम प्लेजर टू मैक्सिमम मेजॉरिटी। या मेजोरिटी, मैक्सिमम प्लेजर टू मैक्सिमम मेजोरिटी, मैक्सिमम प्लेजर टू मैक्सिमम मेजोरिटी। ये बात किसने उठाई थी? जेरेमी बेंथम ने। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हो कि एक तरफ मैं एक आदमी को खड़ा कर रहा हूं, ठीक है, वर्सेस, और एक तरफ मैं काफी लोगों को खड़ा कर रहा हूं। तो यहां पर मैंने 4 लोग खड़े कर दिए और एक तरफ एक। तो जेरेमी बेंथम के हिसाब से दोनों के प्लेजर में हम ये मान के चलेंगे, जो ये इंडिविजुअल आदमी है, इसका प्लेजर जो है उसको हम एक्स मान लेते हैं और इनका प्लेजर हम वाई मान लेते हैं। तो एज पर जेरेमी बेंथम, जो स्टेट है वो किसके प्लेजर को कंसिडर करेगा? वाई के, ठीक है। ये बात मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरह जानते हैं। फिर आगे हम देखते हैं इसमें हमें आगे क्या मिलेगा। अब एक होता है इंडिविजुअलिज्म। क्या होता है? इंडिविजुअलिज्म। इसमें हमें क्या दिखता है? इसमें हमें दिखता है, वही कंडीशन में बना रहा हूं, एक तरफ एक, तो यहां पर क्या होता है कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किसको दिया दिखाया जाता है? इंडिविजुअल को। यानी कि यहां पर ऐसा होता है, यहां पर ऐसी अप्रोच होती है कि जो प्लेजर की बात होगी, जो प्लेजर की बात होगी वो इंडिविजुअल लेवल पे होती है। तो यहां से हम क्या सीखें? ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया, इसे हम कहते हैं इंडिविजुअलिज्म। और जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, जहां पर तवज्जो दिया जा रहा था इन चारों को, उसको कहते हैं कलेक्टिविज्म। क्या कहते हैं? तो यहां से अभी तक मुझे उम्मीद है आप लोग क्या समझ पाए होंगे। क्या आप एक डिफरेंस समझ पाए हैं? एक तरफ इंडिविजुअलिज्म और एक तरफ, क्या ये डिफरेंस समझ में आया आप लोग को? ठीक है। और जेरेमी बेंथम को कहाँ रखूं? यहाँ रखूं या नीचे कलेक्टिविज्म में रखूं? वेरी गुड, ठीक है। हाँ, इंडिविजुअलिज्म को भी तो रख सकते हैं उसने, जैसे कि जेरेमी बेंथम में मेजॉरिटी का बोला था तो उसने माइनॉरिटी का बोला। हाँ, जैसे जेरेमी बेंथम की बात को कॉन्ट्राडिक्ट किया था, अगर आपको याद हो, जेएस मिल ने किया था ना। जी सर। और जेएस मिल ने क्या कहा था? इंडिविजुअल पे ज्यादा तवज्जो दिया था उसने, ये सुनो। चलो, अब यहां पर देखो, ये जो यूटिलिटेरियनिज्म है, ये वाला सिद्धांत, इसको मैं कहीं ना कहीं कलेक्टिविज्म में भी तो डाल सकता हूं। यस और नो देखो, क्योंकि यूटिलिटेरियन का सिद्धांत किसने दिया था? उपयोगितावाद का जेरेमी बेंथम। फादर ऑफ यूटिलिटेरियन किसे कहा जाता है?
तो यानी कि आप समझ गए होंगे कि लिबरलिज्म को अभी आप देख रहे होंगे कि मैंने जो पहले आपको स्टार्टिंग में मल्टी डायमेंशनल बताया था वो 3 में बताया था, वैसे ही 2 में भी होता है। 2 में किस फॉर्म में होता है? इंडिविजुअल और यूटिलिटेरियनिज्म। अब देखो, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। एक बार मैं चाह रहा हूँ ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जरा पढ़िए आप लोग और मुझे बताइए समझ में आया नहीं है। आंसर आंसर यानी कि जो इंडिविजुअलिज्म है वहां पर एक एक व्यक्ति का जो एक राशनल नेचर है, यानी कि हर व्यक्ति को इज्जत दी जाती है, हर व्यक्ति को यह समझा जाता है ये व्यक्ति राशनल है। तो अगर ये व्यक्ति राशनल है तो इसको क्या मिलनी चाहिए? आजादी। क्या मैं समझा पाया? यस सर ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया कि अगर हर व्यक्ति राशनल है तो वो हकदार है गौरव के, डिग्निटी होनी चाहिए उसकी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, उसको जजमेंट करने की भी आजादी होती है। ठीक है, तो क्या हमारे भारत में ये दिखता है आपको? हमारा दिखता है। डिग्निटी हमें कहाँ दिखती है हमारे भारत में? हमें डिग्निटी कहाँ रखी है? कहाँ पर रखी है बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन में। हाँ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर रखी है? सर जो हमारा प्रियम्बल है उसकी फ्रेटर्निटी में है। ओके, चलो अभी मैं आपको एक दिखाता हूँ, आप कहोगे हाँ सर बात तो सही है। आइए जरा आर्टिकल 21 में आते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 21 को आज मैं आपको एक कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ह्यूमन और एनिमल के बीच, ह्यूमन और एनिमल के बीच। ठीक है, और मैं जो यहाँ पर जो डिफरेंस आपको बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, कि संविधान में क्या नियम है इससे रिलेटेड, क्योंकि बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें एक जजमेंट दिया है, एक सुप्रीम कोर्ट ने एक इसमें आदेश दिया है, उसको मैं अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बाद में जरूर बताऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है। फिलहाल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में क्या लिखा है और उसका एक कंपेरिजन में एक एनिमल से कर रहा हूँ। तो आर्टिकल 21 में अगर आप देखेंगे हमारे 2 डॉक्ट्रीन लगे हुए हैं। हमारे आर्टिकल 21 में कितने डॉक्ट्रीन है? 2। अब वो कौन कौन सी है? एक है आपकी राइट टू लाइफ, और अब तो आप समझ ही रहे होंगे कि अगर कोई स्टेट अस्तित्व में आया है तो मेन रीजन तो यही है। अगर स्टेट आपको अस्तित्व में दिखता है, रियलिटी में दिखते हैं स्टेट आपको, इनका फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ दी लाइफ ही तो हुआ है। तो एक तो राइट टू लाइफ है हमारा, दूसरा है हमारा पर्सनल लिबर्टी। क्या है? पर्सनल लिबर्टी के अंदर आप देखेंगे, समय समय पर आप देखेंगे, आई गेस 2019 की बात है या 2018 की है, थोड़ा मैं मिस कर रहा हूँ, कि मनपसंद शादी, आप मन चाहा शादी कर सकते हैं किसी से भी, किसी भी धर्म में, किसी भी कास्ट में। तो जो राइट टू लाइफ है, माफ करना, राइट टू मैरी है, जो राइट टू मैरी जो है, वो आज आपका एक फंडामेंटल राइट है। तो वो किस पार्ट के अंदर आता है? वो आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी में आता है। ठीक है, जब आप अपनी लक्ष्मीकांत देखेंगे ना तो उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी। लक्ष्मीकांत में बहुत खूबसूरत लिस्ट दे रखी है कि आर्टिकल 21 में एज पर सुप्रीम कोर्ट क्या क्या मुद्दे हैं उनका जोड़ा गया है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, राइट टू मैरी किस में आता है? आर्टिकल 21 में, और मोर स्पेसिफिकली पर्सनल लिबर्टी में। और आपकी ये 2019 के आई गेस यूपीएससी के प्री में पूछा भी था क्वेश्चन। ठीक है, और अब हम आगे देखेंगे कि जो डिग्निटी वाली बात होती है वो सब आपकी पर्सनल लिबर्टी में आ जाती है। ठीक है, क्योंकि राइट टू मैरी करना भी तो एक डिग्निटी वाला सवाल होता है। अब आप मुझे बताइए, आप जो मुझे सुन रही हैं सब बालिकाएं हैं, अब इमेजिन करिए आपकी शादी, आपके पिताजी जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो सिर्फ पैसा देखकर किसी 50 साल के आदमी से कर देंगे और आपसे पूछा नहीं जा रहा है, तो आपको नहीं लगता आपके गौरव पे ये ठेस पहुंचाई जा रही है? यस सर आज के समय पर मुझे लगता है कि चाहे वो बालक है या बालिका है, उनका पूरा अधिकार होना चाहिए वो अपना जीवन किसके साथ बिताना चाहते हैं, राइट? तो वैसे अब इसकी तुलना मैं कर रहा हूं एनिमल से। क्या एनिमल को राइट टू लाइफ होता है? तो संविधान ने इस पे कोई चर्चा नहीं करी है। संविधान ने राइट टू लाइफ में डीपीएसपी में एक बात डाल रखी है। डीपीएसपी में ये नियम डाला था कि ऐसा है, अगर कोई मिल्चिंग है, मिल्चिंग मतलब होता है दुधारू, दुधारू जो होगा उसको, जो राज्य है ऐसे कानून बनाएगा कि दुधारू को नहीं मारा जाएगा।
पर ध्यान देने वाली बात है कि हमारे वो फंडामेंटल राइट्स में नहीं डाला गया है। अगर डीपीएसपी में डाला गया है तो आप जानते हैं डीपीएसपी जो होता है वो नॉन जस्टिसेबल होता है। यस और नो? तो अगर जानवरों को मारा भी जा रहा है तो आप कुछ नहीं, आप कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि डीपीएसपी में क्या है, डीपीएसपी जो होता है वो नॉन जस्टिसेबल होता है। क्या मैं समझा पाया ये बात? ठीक है। और आगे देखेंगे कि अब देखिए आज के समय पे हमें दिखता है बहुत सारे ऐसे कानून बन गए हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट बना दिए गए हैं आज के समय पर, जिसके द्वारा आप जानवरों को, खासकर कुछ जानवर हैं जैसे गौ माता है, गौ माता का आप किसी भी, चाहे वो मिल्चिंग है या नहीं है, चाहे वो दुधारू है या नहीं है, आप उसको नहीं मार सकते। ठीक है। अब देखो इलीगली तो मारा जाता है, उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, पर लीगल तौर पे अगर आप गाय को मारेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। ठीक है, आप पे क्या होगी? कार्रवाई, क्योंकि कानून बन गए। पर देखना, चाहे राइट टू लाइफ में कुछ जानवर आ गए हैं, पूरे जानवर नहीं आए हैं आज तक, ये बात याद रखना। मैंने यहाँ गौ माता लिखा है, मैंने यहाँ पर चिकन लिखा है क्या? अगर मैं चिकन लिख दूंगा तो केएफसी बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि राइट टू लाइफ जो है वो जानवरों में पूरी तरह से नहीं होता है। गौ माता को इसलिए दिया गया है क्योंकि ये धर्म से जुड़ी है। राइट राइट। और यहीं पर देखो, अगर आदमी कोई ऐसा बन जाए जो किसी धर्म को ना मारे, कोई आदमी ऐसा बन जाता है कि वो किसी भी धर्म को ना माने, यानी कि नास्तिक हो जाता है, क्या आप उसे मार पाएंगे? नहीं। पहला कंपैरिजन। अब वैसे ही दूसरा देखो, अगर जानवर को, चलो राइट टू लाइफ है, जानवर को, गौ माता को आप मान नहीं सकते हैं, पर क्या आप गौ माता को जंजीरों से बांध सकते हैं? बिल्कुल बांध सकते हैं, क्योंकि असल में जानवरों को अगर राइट टू लाइफ दिया जा रहा है, पर पर्सनल लिबर्टी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जानवरों से हम कहीं ना कहीं हमेशा क्या करेंगे? फायदा लेंगे, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमंस हैं, तो हमारा काम है जानवरों से फायदा लेना। इसीलिए अगर मैं बैल पालूंगा तो मैं हल, क्योंकि पहाड़ों में ट्रैक्टर नहीं जा पाते हैं, कभी आप लोग पहाड़ साइड आइएगा तो आपको दिखेगा वो ट्रैक्टर नहीं जा सकते, तो वहां अभी भी हल, जो हल के द्वारा जो खेत जोते जाते हैं, उसमें किसकी सहायता ली जाती है? बैलों की। ठीक है। वैसे ही वैसे हेलो 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 गाइस, मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड ना, एक्चुअली माइक चार्जिंग पे लगा रहता है ना एक दूसरा। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जैसे जो हमारे जानवर हैं उनकी पर्सनल लिबर्टी का तो कोई मतलब ही नहीं होता, हम उनको जानवर में बात के रखते हैं। वैसे इंसानों को बताइए, अगर राइट टू लाइफ है तो क्या मैं किसी इंसान को, चाहे वो मेरे घर में सर्वेंट है, क्या मैं उसे चेन से बांध सकता हूँ? तो ये कंपैरिजन मेरा कराने का आपको मकसद ये था कि जो इंसान होते हैं उनके पास डिग्निटी हमेशा होती है, और डिग्निटी आपको परिभाषित की गई है, डिफाइन की गई है अंडर आर्टिकल 21 के पर्सनल लिबर्टी वाले में। तो इंसान की सिर्फ जीने का अधिकार ही नहीं होता, इंसान के पास पर्सनल लिबर्टी भी होती है। और पर्सनल लिबर्टी का मतलब होता है डिग्निटी उसकी। हाँ जी। सर आशा मैम को उनका मैसेज आया। अच्छा अच्छा, पहले मेरी बात सुनी नहीं सुनी? हाँ जी सर, सर दोबारा बोल दो, एक्चुअली इंफेक्शन हो गया। रुको एक सेकेंड ना। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अरे मुझे तो लगा था, थैंक यू सो मच। आपको मिल गई थी रिकॉर्डिंग? सर मैंने देखी नहीं है अभी, बट अभी मैं जस्ट 2 मिनट के लिए, जैसे अभी 2 मिनट में फ्री हुई थी, वो लोग मार्केट निकले थे, तो मैंने कहा मैं ज्वाइन इन कर लूं। कोई नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग में लगा रखा है, ठीक है, आप स्किप भी कर सकती हैं अगर चाहती हैं। ठीक है। नहीं नहीं सर, मैं आ गई, मतलब सर मैम को भी बल्कि मैंने कहना ही था कि मैं आ गई हूँ, अब तो मैं 6:30 तक क्लास लगाऊंगी। अच्छा 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 अच्छा, चलिए रिकॉर्डिंग शायद बंद कर
ठीक है, ठीक है। चलिए, अब जो मैंने आपको बताया, जो कंपैरिजन किया मैंने एक एनिमल के बीच और एक ह्यूमन के बीच, और आपको ये समझ में आया है कि ह्यूमन जो है आज के समय पे हमें राइट टू लाइफ तो दोनों में दिखता है। ह्यूमन में तो अगर मैं राइट टू लाइफ की बात करूं, लाइफ की बात करूं, तो ह्यूमन में तो ये पूरा का पूरा कवर होता है, पर एनिमल में सम एनिमल्स आर कवर अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। बट बात करी जाए लिबर्टी की, पर्सनल लिबर्टी की बात की जाए, तो वो सिर्फ किसको दी जाती है? ह्यूमन को, क्योंकि ह्यूमन के लिए क्या मेंटेन की जाती है? पर जानवरों के लिए कभी डिग्निटी मेंटेन नहीं की जाती है। तो जो लिबरलिज्म हम पढ़ रहे हैं, लिबरलिज्म में जो मैंने आपको बताया एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच, क्या हमारे भारत में ये है? बिल्कुल है जी। कहाँ लिखी है? आर्टिकल 21 में। ये आर्टिकल 21 में कुछ ऐसा थोड़ा लिखा है कि 5 से ज्यादा लोग होंगे, जैसे धारा 144 में लिखा रहता है ना, 5 से ज्यादा लोग इस तरह से इकट्ठा होंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। तो वैसे ही आर्टिकल 21 में तो ये नहीं लिखा है ना कम से कम 100 लोग होंगे तब उनको पर्सनल लिबर्टी मिलेगी। वहां पर लिखा है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति। यानी कि हमें क्या दिखता है, हमारे भारत में जो लिबरल कॉन्सेप्ट है वो कलेक्टिविज्म में नहीं है, वो किस में है? इंडिविजुअलिस्टिक में। ओके, चलिए। सर हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मिलकर मेजॉरिटी बनाते हैं तो वो कलेक्टिविज्म आ गया। एब्सोल्युटली। फोकस इंडिविजुअल पे है। हाँ, देखो इसमें क्या है ना कि मेन फोकस की बात होती है, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअल 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 लेवल पे देखेंगे तो वहां पर माइनॉरिटी जो है उसको भी प्रायोरिटी मिलती है। क्योंकि क्या होता है कि अगर जेरेमी बेंथम की बात मैं सुनूं तो जेरेमी बेंथम की अप्रोच को अगर मैं मानूं तो मेरा जो अल्पसंख्यक है, जो माइनॉरिटी है, उनका शोषण हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाई आप? यस सर। इसीलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाली देखो, ये तो मैंने सारा पढ़ा रखा है आपको, एक बार जरा गो थ्रू हो जाइए आप लोग। गुड। हो गया सबका? सर आप इसका मुझे जिस बता सकते हैं? इसका जस्ट ये है कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जेरेमी बेंथम की बातों को हमने हमारे भारत में लागू नहीं किया है। जेरेमी बेंथम क्या बात करता था? मेजोरिटी की, कलेक्टिविज्म की, यूटिलिटेरियनिज्म की, पर हमारे वहाँ इंडिविजुअल की बात होती है। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे, अगर मैं आपको फंडामेंटल राइट्स की तरफ ले जाऊं तो फंडामेंटल राइट्स में अगर मैं बात करूं, चाहे वो 15, 16, 19, 29, 30 है, ये सिटीजन की बात करते हैं, पर्टिकुलर एक एक सिटीजन। और अदर देन 15, 16, 19, 29, 30 ये किसकी बात करते हैं? पर्सन की। तो यानी कि सिटीजन हो या पर्सन हो, दोनों ही एक इंडिविजुअल लेवल पे आते हैं। यस और नो? तो हमारे वहां जो लिबरल कॉन्सेप्ट है, हमारे वहां जो लिबर्टी दी जाती है, लिबरल कॉन्सेप्ट है, वो एक जेरेमी बेंथम वाला इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इंडिविजुअलिस्टिक वाला किया जाता है। यानी कि हमारे वहां जेएस मिल जेएस मिल वाला इस्तेमाल किया जाता है। क्या मैं समझा पाया? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर देखिए एडम स्मिथ और जॉन लॉकी का नाम आ रहा है, ये आप दोनों को सामने देख सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, एक बार जरा फटाफट देख लीजिए। एक इकोनॉमी के परसेप्शन से बात करना है और एक सोसाइटी की उससे बात करना है। बिल्कुल, अभी मैंने आपको जब स्टार्टिंग में बताया था, याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक पॉइंट बता दिया था। ठीक है, क्या बताया था? मल्टी डायमेंशनल। क्या बताया था? याद करिए, मैंने क्या बताया आपको? लिबरलिज्म जो है मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। क्या है? यानी कि यहाँ पर मैंने क्या रखा था? एक आपको इकोनॉमिक एंगल, इकोनॉमिक सोच
एक सोशल एंगल और एक मैंने आपको दिखाया था मॉरल। तो इकोनॉमिक एंगल में हमें दिखता है ये किसकी तरफ ले जाता है हमें, सोशल में हमें किसकी तरफ ले जाता है ये, और मॉरल में किसकी तरफ ले जाता है, बिल्कुल, यानी कि एक राशनल अप्रोच कह सकते हैं, राशनल अप्रोच, समझदारी। और ये किस पे बेसिस होती है, ऑन दी एम्पेरिकल बेसिस। जी मैम, मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको राजा राममोहन रॉय वाली बात, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे अगर कैपिटलिज्म का नाम आ रहा है तो एडम स्मिथ का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि एडम स्मिथ ने फ्री मार्केट की बात करी थी, लेजर फेरे की बात की थी, यस और नो। और जॉन लॉके ने सोशल को ज्यादा टारगेट किया था, उसने सोसाइटी के हर व्यक्ति के, उसने एक इंडिविजुअलिस्टिक हर व्यक्ति की बात की थी। उसने कहा था कि हर व्यक्ति को लिबर्टी देनी चाहिए, आजादी देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए। उसने हर व्यक्ति को पकड़ा था, समाज के हर वर्ग को, क्योंकि वो जानता था कि सोसाइटी में क्लास होती है और प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर हम जेरेमी बेंथम को देखें तो जेरेमी बेंथम के हिसाब से क्या होगा, मेजोरिटी को ही प्लेजर मिलेगा, फिर तो माइनॉरिटी क्या होगी, सफर कर जाएगी। इसीलिए उसने कहा कि जो अधिकार होते हैं, जो छूट होती है, वो इंडिविजुअल लेवल पे काम करनी चाहिए, यस और नो। ठीक है, तो इसीलिए आपको एडम स्मिथ और कौन दिख रहा है, जॉन लॉके। क्लियर। और ये क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ, शुरुआत इन्हीं लोगों ने करी थी, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कहीं ना कहीं अगर हम यूटिलिटेरियनिज्म की बात करें, यहाँ पर ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर होती है, यहाँ पर जेरेमी बेंथम का नाम आता है। पर जेरेमी बेंथम क्या है, वो एक कलेक्टिविज्म की बात करता है, एक समूह की बात करता है, ठीक है। और ये आपने पढ़ाई है कि वो बताता है व्हाट इज प्लेजर, प्लेजर क्या होता है, यानी कि हैप्पीनेस क्या होती है, हैप्पीनेस होती है प्लेजर ओवर पेन। जी। तो यहाँ पर देखिए एक बात हमेशा याद रखना, जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म जो है उसमें हम जैसे तीन लोगों को याद करते हैं, एक है एडम स्मिथ, एक है लॉके और एक है बेंथम, राइट। और यहाँ पर भी याद रखना जो इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे बात करते हैं वो यहाँ पर एक ग्रुप बनता है, ये दोनों किस में बात करते हैं, इंडिविजुअल। और बेंथम किस में बात करते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे चल के हमें सेग्रीगेशन दिख रहा है, परंतु ये बात समझने वाली है कि ये तीनों जो हैं, एडम स्मिथ, जॉन लॉके और बेंथम साहब जो हैं, ये लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है आपके जेरेमी बेंथम के बारे में कुछ, तो ये तो आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, तो बस एक बार गो थ्रू हो जाइए और मुझे बता दीजिए समझ में आया नहीं आया। ओके, गुड। बाकी पूनम जी आपका, आशु मैम, सर मैं पढ़ ये पिक्चर वाला पढ़, अच्छा पिक्चर वाला, नहीं सर कोई इशू नहीं है। चलिए अब ये भी देखें, ये तो मैं अच्छी तरह बता चुका हूँ, आप जानते ही हैं जेरेमी बेंथम का जो डिसाइपल है, शिष्य है, वो कौन है। तो यहाँ पर जेएस मिल थोड़ा अपोज में आ गया था, तो देखिए जरा क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, तो मैं फटाफट पढ़ लीजिए। मतलब यहाँ पर अगर हम इसका एक जिस्ट निकालते हैं तो जिस्ट हमें क्या मिलता है कि जो हमारा जेरेमी बेंथम है, जो जेरेमी बेंथम साहब हैं, ये हमारे क्वांटिटी में डील करते हैं, किसमें, और जो जेएस मिल साहब हैं ये हमारे किसमें चर्चा करते हैं, ये इसका जिस्ट है, राइट। आगे देखते हैं। और जो हमारे जेएस मिल हैं वो आप जानते हैं वो लिबर्टी को सबसे ज्यादा वैल्यू देते हैं, ठीक है। और यही जो जो हमारे जेरेमी बेंथम ने जो यूटिलिटेरियनिज्म का जो कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दी थी, इसमें जो जेएस मिल क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं। कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि जो यूटिलिटेरियनिज्म जो है, जो जेरेमी बेंथम ने दिया था, वो डील करता था क्वांटिटी में।
अब इस क्वांटिटी में वो मॉडिफिकेशन करते हैं, क्वांटिटी को हटा के क्या जोड़ देते हैं, क्वालिटी। तो ये जो मॉडिफिकेशन वो करते हैं यूटिलिटेरियनिज्म में, तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, देखो कितना कितना बढ़िया है। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिला कि यूटिलिटेरियनिज्म जो है, इसमें जब मैं तड़का लगा देता हूँ, क्वालिटी क्वालिटी को ऐड कर दूं और क्वांटिटी को लेस कर दूं, तो मेरा क्या निकल के आता है, इंडी। और यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या फर्क है दोनों के विचारों में। असल में विचार जो थे वो जेरेमी बेंथम के थे, पर उन विचारों को मॉडिफाई किया उनके शिष्य ने, जो जेएस मिल है, जिसके द्वारा हमें एक नई थ्योरी मिलती है जिसका नाम है इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, वही बात होगी, थीसिस, एंटीथीसिस और एक सिंथेसिस मिलता है, राइट। यस सर। और हमें दिखता है जेएस मिल के बारे में, हमें ये भी पता चलता है कि जेएस मिल बात करता है प्रोग्रेसिव टैक्स की, प्रोग्रेसिव टैक्स की। अब ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, सर जो इनकम टैक्स पड़ता है तो साथ साथ बढ़ता चलता है। बिल्कुल, यानी कि जिसमें क्या होता है, जो जितना ज्यादा कमाएगा उसको उतना ज्यादा टैक्स दिया जाएगा, और उस टैक्स का जो पैसा है, उस टैक्स का पैसा जो हमारे पुअर होते हैं उनके विकास में, उनके अपलिफ्टमेंट अपलिफ्टमेंट में क्या किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मिल साहब का जो प्रोग्रेसिव टैक्स है, क्या वो भारत ने अपना रखा है, बिल्कुल। भारत में जो टैक्स पैटर्न है हमारा, खासकर जो डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि टैक्स को भी आप दो में डिवाइड करते हैं, इनडायरेक्ट और, तो हमारा जो डायरेक्ट टैक्स है वो किस थ्योरी में काम करता है, और जो किसकी अप्रोच है, यस, ओके। अब आ जाओ, एक है टी एच ग्रीन साहब है हमारे, इंग्लिश फिलोसफर हैं। ये लिबरलिज्म में कुछ और डायमेंशंस को ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे कि लिबरलिज्म की जो थ्योरी है वो और ज्यादा एडवांस हो जाए। ठीक है, ये असल में जो हमारे टी एच ग्रीन साहब हैं, ये कुछ नया जोड़ते हैं, ये पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बात हम कर रहे हैं किस थ्योरी की, ठीक है। अब हम देखेंगे एक व्यक्ति है जिनका नाम है टी एच, तो टी एच ग्रीन क्या करेंगे, लिबरलिज्म में एक नया कुछ जोड़ेंगे। वो क्या जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, यानी कि वो कहीं ना कहीं, अब टी एच ग्रीन क्या करेंगे, लिबरलिज्म में जो स्टेट को नेगेटिव बनाया जा रहा है, स्टेट को पहले याद करिए, एडम स्मिथ लोगों ने क्या कहा था, वो भी लिबरलिज्म को सपोर्ट करते थे, एडम स्मिथ लोग, पर उन्होंने कहा था स्टेट जो है नेगेटिव है, इसको कम से कम इंटरफेयर करना चाहिए, राइट। पर यहाँ पर टी एच ग्रीन क्या करेगा, अब स्टेट की इमेज बदलेगा, स्टेट को क्या बनाएगा, वेलफेयर स्टेट। अब वेलफेयर स्टेट का क्या मतलब था, यहाँ पर वेलफेयर स्टेट का मतलब था कि यहाँ पर स्टेट क्या करेगा, सभी लोगों को जिनके पास जो टैलेंट है उस टैलेंट को सपोर्ट करेगा। वेलफेयर स्टेट क्या करेगा, टैलेंट को सपोर्ट करेगा, यानी कि वो सिर्फ टैक्स लगाने का ही काम नहीं करेगा, वो कहीं ना कहीं आपको क्या देगा, बेनिफिट्स देगा, माहौल देगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या है इसका, याद रखना, टीएच ग्रीन ने लिबरलिज्म में स्टेट को जोड़ा, पर स्टेट को किस रूप में जोड़ा है, इन विच फॉर्म, वेलफेयर, वेलफेयर स्टेट। ठीक है। अब आप देखेंगे जब यहां पढ़ेंगे तो आपको ये दिखेगा, तो देखिएगा जरा, पढ़िएगा जरा ये पूरा का पूरा क्या है, देखिए। और इसी में आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर वेलफेयर स्टेट आपको दिख रहा है, ठीक है। और इसी वेलफेयर स्टेट को जो जोड़ने वाली बात है, इसमें इनको सपोर्ट करेंगे एलटी हॉबहाउस साहब, लस्की और टाउने, ठीक है। ये सब के सब इंग्लिश फिलोसफर हैं, जो कहीं ना कहीं एक वेलफेयर स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि लिबरलिज्म में स्टेट को जोड़ा जा रहा है, वहां पर ये लोग सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपके मेंस राइटिंग में काम आ सकता है। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा वाला पॉइंट। ठीक है, क्या मैं समझा पाया,
यानी कि जो वेलफेयर स्टेट को जोड़ा जा रहा है, ये जो सेकंड बुलेट पॉइंट है, इसमें ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को। यस, क्लियर? yes, yes, sir. तो यहाँ पर हमें दिखता है कि जो ये वेलफेयर स्टेट वाली जो जोड़ा जा रहा है एक स्टेट को एज अ वेलफेयर स्टेट, किससे? लिबरलिज्म से। ये फ्लरिश करता है कब? फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ क्या हुआ? 1901 से लेकर 1950। 1950 तो यहाँ पर जो पहले स्टेट को नेगेटिव बनाया गया था, अब स्टेट क्या बनने लग रहा है? पॉजिटिव इसीलिए यहां से जब स्टेट पॉजिटिव बनने लगा तो इसे इसे क्या कहा गया? पॉजिटिव। अब कभी आपके मेंस में आ गया, आपसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव लिबरलिज्म वर्सेस पॉजिटिव लिबरलिज्म, तो आप इजीली आंसर दे पाएंगे। नेगेटिव इसलिए नेगेटिव है क्योंकि वहां पर स्टेट को क्या बनाया जाता है? नेगेटिव। और इसके जो एक्सपोनेंट हैं, इसको फैलाने वाले लोग हैं, वो कौन कौन है? लॉके, स्मिथ और बेंथम। और यहाँ पर आप टीएच ग्रीन का नाम डाल सकते हैं, लास्की का नाम डाल सकते हैं, हैं? कार्ल मार्क्स? नहीं 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 नहीं, कार्ल मार्क्स अभी नहीं आएगा ना, कार्ल मार्क्स अभी नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो सोशलिज्म है वो लिबरलिज्म के बाद आया है। अभी तो चर्चा हम सिर्फ लिबरलिज्म की कर रहे हैं ना, अभी तो अब लिबरलिज्म पे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है, अभी कार्ल मार्क्स तो कम्युनिज्म दे रहा है, कम्युनिज्म में तो कहाँ लिबरलिज्म होता है, कम्युनिज्म तो और खतरनाक होता है, ठीक है? चलिए, अब मुझे बताइए, आपको नेगेटिव लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म समझ में आ गया? वेलफेयर स्टेट कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव में नेगेटिव में? पॉजिटिव चलो, अब यहाँ पर देखो, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था जब डायमेंशन की बात मैंने बोली थी, पॉलिटिकल साइड में लिबरलिज्म क्या लेके आता है? सर क्या चीज पॉलिटिकल साइड में लिबरलिज्म क्या लेके आता है? डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक साइड में क्या लेके आता है? रिलीजन चलो, अब जरा ये बाकी का पढ़ लो, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, पढ़ लो। अच्छा चलो, अब ध्यान से देखना, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है, अगर आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया इस बात पे। ये प्रॉब्लम क्या है पता है इसमें? थक तो नहीं गए हो आप लोग? आप लोग थक गए हैं क्या? हाँ सर क्योंकि इसमें मेरे को बड़ा ताजुब हुआ कि आप लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा मुझसे ना। चलिए कोई नहीं, लिबरलिज्म जो है, लिबरलिज्म को अगर मैं एक पॉलिटिकल एंगल से देखता हूं तो क्या निकल के आता है? डेमोक्रेसी और लिबरलिज्म को अगर मैं एक इकोनॉमिक एंगल से देखूं तो क्या निकल के आता है? कैपिटल अब भारत में डेमोक्रेसी है, यस सर तो डेमोक्रेसी है तो भारत में कैपिटलिज्म आ जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों साथ चल रहे हैं। देखो, तो आप लोग का एक क्वेश्चन क्यों नहीं आया आपके माइंड में ना, क्योंकि हमारे भारत में कैपिटलिज्म को नहीं सपोर्ट किया गया है। हमारे वहां हम कहते हैं नॉट द कैपिटलिज्म, हम कहते हैं सोशलिज्म। यस और नो? जी सर तो समझ रहे हैं, तब मैंने कहा कि जल्दीबाजी करेंगे, सिलेक्शन कभी नहीं होगा, गारंटी ले लो, ठीक है? रिपीट कर दीजिए एक बार मैंने कहा ये देखो, ये तो मैंने जो सामने चार्ट बना रखा है कि लिबरलिज्म जो है पॉलिटिकल एंगल से क्या लाता है और इकोनॉमिक एंगल से क्या लेके आता है। हाँ, बस ये लिखा। और मैंने कहा भारत में डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म एक साथ है क्या? ऑफिशियली तो नहीं है। सिनेरियो तो कैपिटलिज्म है ऑफिशियली ऑफिशियली आई एम सेइंग। तो हम ये दोनों को साथ तो रख सकते हैं जैसे अगर हम अभी की बात करें आप ऐसा बोलोगी तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत बड़ी, आपसे उम्मीद नहीं की जाती है। एक बात मुझे बताओ, 42वें संशोधन से क्या शब्द जोड़े गए?
42nd अमेंडमेंट से हमारे प्रेम्बल में 3 वर्ड क्या क्या थे बताओ? यानी कि हमारा देश कैपिटलिस्ट नहीं है, हमारा देश क्या है? देखो, हमने ऑफिशियली बात करनी होती है, हमने ये नहीं देखना है कि अब ऐसे मार्केट में तो रेप भी होते हैं, मर्डर भी होते हैं, तो क्या हम उसको लीगल कर देंगे? तो फिर ये तो लॉजिकल बातें हो गई ना। अब पकड़ो मेरी बात, ध्यान से सुनना, ठीक है? देखो, इसीलिए क्या है कि डेमोक्रेसी अपने साथ क्या लेके आती है? कैपिटलिज्म। क्योंकि चाहे डेमोक्रेसी हो चाहे कैपिटलिज्म हो, उसका जो आधार है वो लिबरलिज्म है। जब आधार एक होता है तो अगर डेमोक्रेसी होगी तो अपने आप कैपिटलिज्म आएगा, यस और नो? तो अब इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए कि डेमोक्रेसी भी रहे पर कैपिटलिज्म ना आए? तो इसमें इंटरफेयर किया जाता है वेलफेयर स्टेट को। किसको इंटरफेयर किया जाता है? स्टेट को नहीं, वेलफेयर स्टेट जब इसमें बीच में डाला जाता है तब जाकर कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस बन पाता है, वरना गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि डेमोक्रेसी में अधिकारों की बात होती है, सबके अधिकारों की बात होगी, पर कैपिटलिज्म में आपको पता है क्लास बन जाएगी, एक बोर्गेसिस हो जाएंगे और एक प्रोलिटेरिएट। और अधिकार किसके पास नहीं होंगे? और आपसे मैंने कहा हाँ पढ़ लिया, तो आप लोगों ने कहा डन। कुछ सेकंड में ही आप लोगों ने डन कहा था, मुझे याद है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, जब पढ़ने का मन नहीं होता, यू वोंट बिलीव, मेरा ये चौथा या पांचवा लेक्चर है आज का। तो सिलेक्शन चाहिए आप लोगों को या नहीं चाहिए बताओ? या आप चाहते हो अगले महीने से क्लास बंद कर दें? यस सर, चाहिए। तो ऐसा मत करो, नुकसान मत करो, ठीक है? अपना जब पढ़ने का मन नहीं होता तो बोल दो पढ़ने का मन नहीं है आज, ठीक है? पर ईमानदारी, ईमानदारी नहीं होगी तो सिलेक्शन कभी नहीं होगा, और ईमानदारी होगी तो ऊपर वाला भी साथ देगा। क्या मेरी बात क्लियर है सबको? यस सर। ईमानदारी ये कहती है कि मुझे आज सर आज मत पढ़ाओ, आज दिमाग नहीं चल रहा है। मेरा भी होता है, कभी नहीं चलता है, मैं कहता हूँ यार आज क्लास नहीं लेंगे, राइट? तो प्लीज ऐसा ना करें, ठीक है? जल्दबाजी करोगे जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। चलो, अब यहाँ पर देखो, इसीलिए मैंने उस समय आपको दिया पढ़ने के लिए, मैं तभी तो देता हूँ, आप लोग को एनालाइज भी कर रहा होता हूँ मैं, आप लोग कितना पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पर क्या है, जो लास्ट वाला इसका पॉइंट है, जो लास्ट वाला इसका पॉइंट है ये वाला, यही कीवर्ड है। देखो क्या है, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन बन जाती है जिसमें ये दोनों आपको आमने सामने दिखते हैं, कौन? कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तो दोनों में प्रॉब्लम है नहीं है, दोनों में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको ठीक कैसे किया जाता है, कौन से मैकेनिज्म को अपनाकर? आपको पता है आज की क्लास का यही एक स्लाइड थी जो कीवर्ड थी। चलिए, अब यहां से शुरुआत हो रही है न्यू लिबरलिज्म। क्या मुझे बताओ, पढ़ने का मन हो रहा नहीं हो रहा है, या इसको बाद में करें? आज मुझे थके थके से लग रहे हो आप लोग। पूनम जी पढ़ने का मूड है? यस सर। वर्षा जी? यस सर। आशु मैम है लाइन पे? नो सर, वो तो नहीं चलता है। क्या नाम है, अश्विन मैम आपका है? नहीं, अभी तो 3 है ना, तो 2 वोट तो हो गए, तो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? अब आ जाओ न्यू लिबरलिज्म। अभी तक हम लिबरलिज्म देख रहे थे, अब हम देखेंगे न्यू लिबरलिज्म। ये जो है ये कंटेम्प्रेरी वर्जन है। कंटेम्प्रेरी वर्जन का क्या मतलब होता है? हाँ, मतलब ये नया वर्जन है, आज के हिसाब से समकालीन है ये। तो अभी जो हमने पढ़ा था क्लासिकल लिबरलिज्म, जिसमें हम देख रहे थे कि जिसमें एडम स्मिथ दिख रहे थे आपको, जॉन लॉके दिख रहे थे, इस तरह से बाद में आपने देखा उसमें वेलफेयर स्टेट की बात भी डाली गई। तो वहां पर हमें दिखता है वो एक क्लासिकल लिबरलिज्म है। क्या है? क्लासिकल लिबरलिज्म, अभी तक जो पढ़ा है। अब हमारा आएगा नया, जिसे हम कहते हैं नियो लिबरलिज्म। तो यहाँ पर नियो लिबरलिज्म में हमें क्या दिखेगा? सीक्स टू रिस्टोर लेजस फेरे। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हो गई, ये लेजस फेरे को दोबारा डाला जा रहा है, ये क्या बात है? अब ध्यान से सुनना कि जब क्लासिकल लिबरलिज्म था वहां पर क्या था, लेजस फेरे की बात थी, यस और नो? यस सर। लेजस फेरे का मतलब होता है कि स्टेट को बाहर कर दो, स्टेट को ना के बराबर, स्टेट को नेगेटिव बना रखा है। फिर हमें कुछ समय बाद दिख रहा है कि अब स्टेट को अच्छा बनाया जा रहा है, यानी कि वेलफेयर स्टेट वाली बात, यस और नो? यस सर। यानी कि यहाँ पर स्टेट क्या हो रहा है, पॉजिटिव।
स्टेट क्या हो रहा है? पॉजिटिव। अब क्या है, दोबारा से जो पुराना वाला था यानी कि लेसेस फेरे वाली मांग दोबारा से उठ रही है, तो इसीलिए इस वाले को कहा जाता है नियो लिबरलिज्म। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सर हम इसको क्लासिकल लिबरलिज्म ही क्यों नहीं कहते रहे, क्योंकि ये तो क्लासिकल लिबरलिज्म की बात कर रहा है। वो अभी आपको आगे समझने आएगा, ठीक है, आगे आप समझते रहेंगे उन चीजों को, राइट। फिलहाल इतना याद रखना कि नियो लिबरलिज्म में क्या हो रहा है कि अब लेजेस फेरे वाली बात जो है उसको दोबारा से रिस्टोर करने की बात आ रही है, क्योंकि ये कहाँ बीच में क्या हो गया था, हमारा वेलफेयर स्टेट आ गया था। क्या आ गया था? वेलफेयर स्टेट। अब ये क्या करेगा, जो हमारा न्यू लिबरलिज्म है ये बिल्कुल वेलफेयर स्टेट को हटाएगा। वो क्या कहेगा, वेलफेयर स्टेट वाली कोई बात नहीं होती है, क्योंकि न्यू लिबरलिज्म क्या करेगा, स्टेट का इंटरफेरेंस को बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। और खासकर वो कहेगा स्टेट जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो इकोनॉमिक इंटरफेरेंस ना करे। सर इकोनॉमिक, इस चीज को हम आपसे रिलेट कर सकते हैं मतलब? हाँ रुक जाओ, अभी मत करो, अभी कुछ स्लाइड और पढ़ लो फिर हम बात करेंगे, ठीक है। बस इतना याद रखना कि ये जो नियो लिबरलिज्म है ये ज्यादा टारगेट करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में स्टेट का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कौन सी डॉक्ट्रिन होनी चाहिए? अब एक बार जरा ये पढ़ो फटाफट, स्लाइड को पढ़ो और मुझे बताओ समझ में आया नहीं है। और ये इतने क्वेश्चन आते हैं ना आपसे, लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में डिफरेंस बताओ। अगर समझ में आता है तो इतने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे ना। डन। सर एक बार सेकंड पॉइंट दोबारा बताना। सेकंड पॉइंट ये है कि अभी आपने देखा था बीच में वेलफेयर स्टेट की बात आ गई थी, टीएच ग्रीन ने डाला था जी सर। कि वेलफेयर स्टेट होना चाहिए बीच में, यानी कि कहीं ना कहीं स्टेट को इंटरफेयर किया जा रहा है। तो जो नियो लिबरलिज्म है जो दोबारा आएगा वो क्या कहेगा कि स्टेट बिल्कुल भी पिक्चर में नहीं आना चाहिए। इनके लिए स्टेट हमेशा नेगेटिव है, चाहे वो वेलफेयर ही क्यों ना हो, चाहे वो वेलफेयर वाला स्टेट ही क्यों ना हो। डिनाउंस मतलब होता है ये लोग बिल्कुल इसके अगेंस्ट है। जो जिन्होंने नियोलिबरलिज्म दिया। हाँ, एक तरह से आप कह सकती हो अभी तक आपको ये दिख रहा होगा कि नियो लिबरलिज्म वही है जो क्लासिकल लिबरलिज्म है। क्लासिकल कौन सा? जो वेलफेयर स्टेट से पहले वाला था, है ना। पहला चरण क्या था? पहले चरण में क्या था, स्टेट क्या बनाया था, नेगेटिव। स्टेट क्या बने थे? नेगेटिव बनाया था। फिर दूसरा चरण में हमें दिखा स्टेट को इंटरफेयर करके क्या बताया गया कि वेलफेयर स्टेट डाला जाएगा। वेलफेयर पॉजिटिव। अब जो तीसरा चरण है, तीसरा चरण जिसे हम नियो कह रहे हैं, यहाँ पर किसको सपोर्ट किया जा रहा है? नेगेटिव को, फर्स्ट वाले को। अब समझ में आ गया सभी को? जी सर। चलो अभी आगे बढ़ते रहते हैं। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, जो चैंपियंस ऑफ न्यू लिबरलिज्म है ये कह रहे हैं रोलिंग बैक। यानी कि रोलिंग बैक मतलब पुराने ही तो जा रहे हैं हम, थर्ड स्टेज से कहां जा रहे हैं, स्टेज वन में। ठीक है, बात समझ में आ रही? यस सर। और इसके जो चीफ एक्सपोनेंट है न्यू लिबरलिज्म के, ये आपके एग्जाम में आपने याद रखना है, हायक साहब हैं, ठीक है, और मिल्टन साहब हैं। तो एक इसमें से हायक है, एक इसमें मिल्टन साहब है। आप मुझे कल वाली क्लास में बताओगे इसमें से हायक कौन से हैं और मिल्टन कौन से हैं, ठीक है। पर दो नाम काफी हैं, बाकी नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए कि न्यू लिबरलिज्म के जो सपोर्टर हैं, जो मुख्य एक्सपोनेंट हैं, वो कौन कौन है, एफ ए हायक साहब और मिल्टन फ्राइडमैन। जैसे हमारे क्लासिकल लिबरलिज्म के कौन है, एडम स्मिथ, जॉन लॉके और जेरेमी जेरेमी। बेंथम। वैसे न्यू लिबरलिज्म के दो नाम याद रखना है, एफ ए हायक और मिल्टन फ्राइडमैन। अब देखो यहां पर है, इन द सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी क्या हुआ, 1950 से लेकर 1950। लगभग 2000, ठीक है। अब भारत का संविधान भी आ रहा है इसमें, भारत भी अस्तित्व में आ रहा है, भारत एक राज्य की भूमिका में आएगा, राइट। तो अब देखते हैं क्या है इसमें। तो जो हायक साहब टाइप के लोग हैं, ये जो पीछे आपने देखे थे, हायक हो गए, मिल्टन साहब हो गए, इस तरह के जो थिंकर्स हैं, ये कहते हैं कि जब थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट वॉज हानिकारक, यानी कि नुकसानदेह होता है इंडिविजुअल लिबर्टी पे। क्योंकि क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, देखो ध्यान से सुनना, अब एक स्टोरी आपको समझनी पड़ेगी।
देखो इसमें हम नॉर्थ कोरिया डाल सकते हैं। अब आएगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स कब पैदा हुआ था, 1880। कब डेथ हुई थी, 1880। ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ जो कार्ल मार्क्स साहब हैं वो एक्टिव थे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी? यस सर। यस सर। सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में हमारे कार्ल मार्क्स एक्टिव थे। तो कार्ल मार्क्स क्या सिस्टम ले आए थे, अब एक यहां पर देखो एडम स्मिथ को रखते हैं, इधर मैं एडम स्मिथ को रखता हूं। एडम स्मिथ कब पैदा हुए थे, 17। और कब इनकी डेथ हुई थी, एडम स्मिथ की डेथ कब हुई थी, कब हुई थी भैया, आई गेस 1790 हुई थी क्या, मैं भी थोड़ा मिस कर रहा हूँ, यही हुई थी क्या? सर 1790। चलिए मैं आसपास यही हुई होगी, ठीक है। 1790 में मैं कंफर्म नहीं हो पा रहा हूँ, पर इतना श्योर है कि यानी कि हम कह सकते हैं जो एडम स्मिथ जो जीवित हैं वो सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। अब आप देखिए जो एडम स्मिथ हैं, और वैसे ही अगर मैं देखूं एक और ले लेते हैं, लॉके को ले लेते हैं, जॉन लॉके। जॉन लॉके का क्या है टाइम पीरियड, 1748 में पैदा हुए हैं, तो यानी कि जॉन लॉके का भी समय क्या है, सेकेंड हाफ ऑफ। 18th सेंचुरी। तो याद रखें ना कि सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में जो कॉन्सेप्ट निकल के आया वो ये निकल के आया कि स्टेट नेगेटिव है। क्या है, स्टेट नेगेटिव है। तो लोगों को क्या होनी चाहिए, लोगों को क्या होनी चाहिए, लोगों को पूरी तरह से आजादी होनी चाहिए, क्योंकि स्टेट नेगेटिव है। तो इसीलिए यहां पर लेजस फेरी डॉक्ट्रिन को सपोर्ट किया गया है। यस और नो? फिर उसके बाद हमें दिखता है कार्ल मार्क्स आते हैं, क्योंकि इन जब ये लोग लेसेस फेरे की बात करते हैं तो लेसेस फेरे की वजह से क्या डेवलप हो जाता है, पूंजीवाद। समाज में क्या डेवलप हो जाता है, तो जब आप देख रहे होंगे ये सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी है इस साइड, और कार्ल मार्क्स में हमें दिख रहा है सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि 100 सालों का डिफरेंस है। तो हमें दिख रहा है कि लेजस फेरी की डॉक्ट्रिन की वजह से समाज में 100 सालों में क्या आ जाता है, पूंजीवाद। और पूंजीवाद आप जानते ही हैं जो हमारे प्रोलिटेरिएट क्लास है, कौन सी क्लास, इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा नहीं हो रहा, बताओ। तो इनका जब एक्सप्लॉयटेशन हो रहा तो आवाज कौन उठाएगा, कार्ल मार्क्स। तो इसीलिए कार्ल मार्क्स क्या करेगा, स्टेट को पिक्चर में लाएगा। किसको लाएगा, स्टेट को। और कार्ल मार्क्स ने हमेशा स्टेट को एक हीरो बनाया है, यानी कि स्टेट को क्या बनाया है, एक वेलफेयर स्टेट ऐसा होगा जो सबको बराबर चलेगा, सबको बराबर हिस्सा देगा, किसी के पास भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, इंडिविजुअल राइट नहीं होंगे प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी स्टेट की होगी, स्टेट सबको बराबर देगा। इस तरह से आपने देखा कि स्टेट को बहुत अच्छा बनाता नहीं बनाता, कौन बनाता है, कार्ल मार्क्स। ठीक हो गया। अब क्या हुआ, हाँ जी हाँ जी, सर मुझे यहाँ पे लोग के केस में कंफ्यूजन आ रहा है। अगर लोग के स्टेट को नेगेटिव बता रहे हैं तो फिर उसने ही बोला था कि स्टेट होना चाहिए। जॉन लॉके ने, याद करो, स्टेट को पूरा एब्सोल्यूट पावर नहीं दी थी। जॉन लॉके ने यह भी कहा था कि लोग जो है, लोगों के पास वर्च्यू अभी भी है। याद करो, कंपैरिजन करो थॉमस हॉब और जॉन लॉके में। यस सर, जॉन लॉके ने बोला था कि वो हाँ पार्टनर और बिल्कुल। देखो ऐसा होता है ना, कोई भी जो फिलोसफर होता है, जैसे जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ोगे ना, तो कार्ल मार्क्स के लिए कहा जाता है यंग कार्ल मार्क्स और ओल्ड कार्ल मार्क्स। फिलोसफर क्या होते हैं, जैसे कोई फिलोसफी देते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं वो कुछ समय बाद जब वो मेच्योर होते हैं तो अपनी फिलोसफी को थोड़ा बदल देते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, जैसे आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि जो एसओएन की बात है उसमें हमारे 3 फिलोसफर आते हैं, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉके और रूसो। आई एग्री। पर आपने एक बात ध्यान से सुनना, जब आप थॉमस हॉब्स और जॉन लॉके को कंपेयर करती हैं तो आपको क्या दिखता है कि हमारा थॉमस हॉब्स जो है वो पूरी तरह से राज्य को, यानी कि उसका जो लिव्याथन है उसको एब्सोल्यूट पावर देना चाह रहा है। क्यों देना चाह रहा है, क्योंकि उसके लिए जो लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा एनार्की फैलाते हैं, बहुत लड़ाई मार वाले होते हैं, बहुत एक्चुअल विल में रहते हैं। यस और नो? यस सर। पर वहीं पर जॉन लॉके में जब आप पढ़ती हैं, याद करो, तो जॉन लॉके में मैंने बताया था कि वो नेचुरल राइट्स को स्टेट को नहीं देना चाहता है। यस सर। और नेचुरल राइट में 3 राइट कौन कौन से होते हैं, लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। लिबर्टी। तो हमारा भी कौन सा चल रहा है,
लिबर्टी। लिबर्टी। तो लिबर्टी में वो कह रहा है कि स्टेट को आना चाहिए, नहीं? हाँ सर। तो लिबर्टी के केस में लिबर्टी, और वो लिबर्टी को ज्यादा किस में जोड़ रहा है? मार्केट में, इकोनॉमिक एंगल से देख रहा है वो लिबर्टी को। कौन? जॉन लॉक के। वो कह रहा है लिबर्टी में स्टेट का इंटरफेरेंस, यानी कि इकोनॉमिक एंगल में लिबर्टी होनी चाहिए, यानी कि स्टेट का इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए? ना के बराबर। के बराबर। आप समझ में आ गया ना? यस सर, क्लियर है। गुड। अब देखिए यहाँ पूरी स्टोरी आपने देखी तो आपको पता है फिर कहीं ना कहीं एक सोशलिज्म और कम्युनिज्म वाली बात आई। तो कम्युनिज्म में तो हमें दिख रहा था कि आगे चल के ये डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो कम्युनिज्म क्या होता है? आगे चल के डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट कन्वर्ट होता है। तो इसीलिए अब क्या है, अब लोग इससे भी परेशान हो गए। कम्युनिज्म कहीं ना कहीं अंत में डिक्टेटरशिप ही ले आया है, लोगों के अधिकार फिर खत्म होने लग गए। तो क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, एक बात मैं फिर कहना चाहता हूं, कम्युनिज्म में असल में जो स्टेट होता है वो डिक्टेटरशिप में आ जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात? कम्युनिज्म में। तो इसीलिए अब क्या है, अब एक नई सोच आएगी। अब दोबारा से क्या कहा जा रहा है कि लिबरलिज्म को आगे लाओ, यानी कि लेसेस फेरे वाले कॉन्सेप्ट को आगे लाओ। तो एडम स्मिथ की बातें जो थी, ये यहां वाला पिक्चर जो आपका सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की जो बातें थी, इसको कार्ल मार्क्स के बाद पिक्चर में लाने की बात की जा रही है। यानी कि इसी को हम क्या कह रहे हैं? नियो लिबरलिज्म। अब इसका एक जस्ट देखते हैं, तो जस्ट देख के हमें क्या समझ में आ रहा है? ध्यान से देखेंगे, अगर इसको एक ब्रीफ करें इसका, तो हमें क्या समझ में आ रहा है? यहां पर मैं एक एक का नाम लिख रहा हूं, जैसे मैंने एडम स्मिथ लिख दिया। एडम स्मिथ के एंटी आएगा कौन? कार्ल। कार्ल मार्क्स। अब इसके भी एंटी कौन आएगा? फिर से एक मांग आएगी कि हमें क्या चाहिए? दोबारा से हमें एडम स्मिथ चाहिए। अब जो दोबारा से एडम स्मिथ है वो क्या कहलाएगा? नियो। लिबरलिज्म। और ये क्या है? लिबरलिज्म। और बीच में क्या है आपका? अब लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, अब ध्यान से देखो, नाम देखो, इसमें भी लिबरलिज्म लिखा है, न्यू मतलब होता है नया। अब क्योंकि हम इसको लिबरलिज्म इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि इसमें आपका जो युग है या जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो रहा है। तो टाइम पीरियड जब चेंज होता है तो हम उसको थ्योरी में लिखने के लिए, थ्योरी में डिफरेंस बताने के लिए, क्योंकि बीच में आपका एक वेलफेयर स्टेट के कॉन्सेप्ट आए हैं, इसीलिए हम इसको लिबरलिज्म और क्या लिख देते हैं? न्यू लिबरलिज्म। तो न्यू लिबरलिज्म का मतलब ही होता है ये किसके बाद आया है? वेलफेयर स्टेट के बाद। और लिबरलिज्म का मतलब है ये वेलफेयर स्टेट से पहले आया है। तो ये जो एरा में चेंज हुआ है, हालांकि सिद्धांत एक ही है, प्रिंसिपल एक ही है, चाहे वो लिबरलिज्म है या न्यू लिबरलिज्म है, पर नाम इसलिए अलग रखा जाता है क्योंकि बीच में हमारा एक एरा चेंज हुआ था, एक समाज की आइडियोलॉजी चेंज हुई थी जो कहलाती थी वेलफेयर स्टेट, जो कहलाती थी सोशलिज्म कम्युनिज्म। क्या मैं समझा पाया? सर मुझे एक चीज आप बताओ कि आपने कहा था कि कम्युनिज्म में डिक्टेटरशिप हो जाती है, हाँ जी। पर इसमें लोग वेलफेयर स्टेट में रहे हैं, तो एक बार आप बताओ कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि असल में क्या है ना, जब भी कोई थ्योरी दी जाती है, जैसे याद करो एडम स्मिथ ने क्या दिया था? फ्री मार्केट लाइक सिस्टम। लेजस फेरे दिया था ना। उन्होंने कहा था कि भैया जिस जिसका जो वर्च्यू होगा, तो मैं नए पेज में समझाता हूँ इसको, ठीक है? देखो, एडम स्मिथ जैसे जो लोग हैं बड़े बड़े, उन्होंने किसको सपोर्ट किया? लेसेस। अब लेसेस फेरे में क्या था? इसकी जो मेन कंपोनेंट है वो ये है कि फ्री मार्केट होनी चाहिए। फ्री मार्केट का मतलब था कि जो प्राइस तय करेगा वो इनविजिबल हैंड करेंगे। कौन करेंगे? इनविजिबल, यानी कि डिमांड एंड। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये हुई कि आप सभी जानती है सबके वर्च्यूज अलग होते हैं, कोई बहुत टैलेंटेड होते हैं, कोई नहीं होते हैं। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति है एक्स, एक व्यक्ति है राम, मतलब वाई। तो एक्स क्या हुआ, उसके पास टैलेंट अच्छा है तो उसने काफी पैसा कमा लिया, और उसने पैसे कमाने के बाद मशीन लेके आ गया। और वाई के पास इतना पैसा नहीं, वो मशीन नहीं खरीद पाया। तो आफ्टर ऑल हमें देखेगा मार्केट में सर्वाइव कौन कर पाएगा? एक्स। क्योंकि एक्स के पास काफी पैसा भी हो गया है, काफी पैसा। और आप जानती हैं जो पैसा होता है वो आपको पॉलिटिकल पावर भी दिला सकता है, यस और नो? तो एक्स ने क्या करा, पैसे के दम पर, क्योंकि एक्स अब एक कैपिटलिस्ट क्लास में आ गया है, तो उसने पैसे के दम पर ऐसे कानून बनवा दिए कि वाई जैसे लोग वाई जैसे लोग खत्म हो जाए। तो जो लेजस फेरे डॉक्ट्रिन थी वो ये थोड़ी ना थी, इसमें तो करप्शन होने लग गया है। इसमें क्या होने लग गया है?
करप्शन, इसमें अनएथिकल एक्टिविटीज होने लगी, तभी इसको क्या कहा गया, एक आदमी इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई, और वो पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उन्होंने क्या करा, जो उनके कॉम्पिटिटर थे उनको खत्म कर दिया। अब इनके पास कोई काम नहीं है तो ये किसके अंडर काम करेंगे अब? तो देखो यहाँ पर सोच अच्छी थी, एडम स्मिथ की सोच अच्छी थी, पर अंत में हमें दिख रहा है क्या बन गया। ठीक है, आपकी कोई भी आइडियोलॉजी होती है वो टाइम पे भी डिपेंड करती है ना, वो क्या रिजल्ट देगी वो तो बाद में पता चलता है। मेरी बात समझिए आप। तो इसीलिए क्या हुआ, इसीलिए ये एक डिफरेंस है फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म में। कभी आपसे पूछा जाएगा कि फ्री मार्केट और कैपिटलिज्म में क्या फर्क है, वो यही है, कैपिटलिज्म में अनएथिकल एक्टिविटीज होने लग गई थी, और फ्री मार्केट का मतलब होता है जहां पर इनविजिबल हैंड तय करते हैं आपके प्राइस का। क्या मैं समझा पाया? और इसमें एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं आपको, आपकी क्लियरिटी के लिए। आप समझ लो मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है, मैं एक बहुत बड़ा फ्रीजर ले सकता हूँ, इतना बड़ा फ्रीजर कि इसमें टन्स के हिसाब से मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, टमेटोज को प्रिजर्व करवा सकता हूँ। क्या करवा सकता हूँ? टमेटोज को प्रिजर्व। मेरे पास बहुत पैसा है तो मैंने एक फ्रिज ले लिया, बहुत बड़ा फ्रिज है, टन्स के हिसाब से मैं टोमेटोज को प्रिजर्व करवा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मार्केट की सप्लाई ब्लॉक कर दूंगा। मार्केट में टमाटो चल रहा है 40 रुपए किलो, मान लो, मैंने क्या करा, उसको ब्लॉक करा दिया। अब डिमांड तो कांस्टेंट ही है, फिर क्या होगा, जब मैं टमाटर धीरे धीरे निकालूंगा तो टमाटर के रेट 40 होंगे या ज्यादा हो जाएंगे? टमाटर बिकेगा 80 रुपए, 100 रुपए में बिकेगा। तो आप बताओ, ये कंट्रोल इनविजिबल हैंड ने किया, ये मैंने किया? मैंने किया। क्यों कर पाया? क्योंकि मेरा लेवल क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस मेरा। अब आप समझ गए कि कैपिटलिज्म और एक फ्री मार्केट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब आपको उस वाला जो क्वेश्चन था आपका लिंक करो, अब आपको आंसर मिलेगा। देखो लिंक करो, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। शुरुआत में चीजें अच्छी होने के लिए ही लाई जाती हैं, पर वो अपने आप क्या हो जाती है, गड़बड़, बिकॉज ऑफ दी एक्चुअल विल जो एक इंसान के अंदर होता है ना, मैं आगे मेरे पास ज्यादा हो। क्या मैं समझा पाया? सर मतलब कम्युनिज्म को लोगों के अच्छे के लिए लाया गया, पर वो भी एट द एंड जैसे सरकार के हाथ में होके डिक्टेटर उसमें कन्वर्ट हो जाता है, फिर तब कंपटीशन भी नहीं होता, फ्री मार्केट नहीं होती, तो वो सब करने के लिए दोबारा से न्यू लिबरलिज्म लाया। हाँ, अब कम्युनिज्म, लेनिन का नाम सुना आपने, लेनिन? यस सर, लेन। फिर वो फिर डिक्टेटर नहीं बनने लग गए थे? आप उसको ले लो, हिटलर को ही ले लो। हिटलर। चलो, अब यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरा पढ़ो एक बार इसको सारा का सारा, और देखो एक बार क्लियर है, देखो। सर ये जो लास्ट में लिखी है, बट ऑल्सो इन सोशल पॉलिटिकल स्फेयर, एक बार ये वाला पॉइंट बताओ। श्योर श्योर श्योर। देखो पहले क्या था ना, जो हमारे लिबरलिज्म वाले कॉन्सेप्ट थे पहले, जो एडम स्मिथ वाले हैं, उन लोगों ने फ्री मार्केट वाले कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया था। यानी कि उनका जो लिबरलिज्म था वो किस डोमेन में था, सिर्फ इकोनॉमिक एंगल में था। किसमें था? ज्यादातर वो इकोनॉमिक में ही टारगेट करते थे। वो कहते थे कि जो स्टेट है वो पॉलिटिकल एंगल में आ सकता है, सोशल एंगल में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लेसेस फेयर है वो ज्यादा टारगेट करता है किसको, इकोनॉमिक एंगल को। क्या मैं समझा पाया? पर जो न्यू लिबरलिज्म है उसका थोड़ा डोमेन बढ़ा दिया गया है, उसको सिर्फ इकोनॉमिक एंगल पे ही नहीं रखा जा रहा है, अब इसको सोशल और पॉलिटिकल एंगल में भी डाला जा रहा है। कि मतलब स्टेट का इंटरफेरेंस सोशल में भी नहीं होना चाहिए, समाज में भी नहीं होना चाहिए, और एक पॉलिटिकल लेवल पे भी नहीं होना चाहिए। तो ये तो कुछ ज्यादा ही बातें कर दी इन्होंने, यानी कि ये चाहने स्टेट होना ही नहीं चाहिए। सर मतलब कि सोशल और पॉलिटिकल को हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे आज हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कि मतलब गवर्नमेंट का कोई उसमें इन्वॉल्वमेंट या ना तो बाइट करते हो। बिल्कुल, जैसे आपका बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पार्ट थर्ड है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, असल में वो हमारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हमारे कहाँ होते हैं, फंडामेंटल राइट्स में। आप जानती हैं जब हम आर्टिकल 19 पढ़ते हैं
या हम कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 21 भी पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि स्टेट इंटरफेरेंस कर सकता है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यस और नो। यस सर। पर इनके हिसाब से क्या है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट। नियोलिबरलिज्म की विचारधारा के अकॉर्डिंग हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एब्सोल्यूट। और जैसे समाज में भी हमारा स्टेट इंटरफेयर करता नहीं करता, जैसे कोई बालिका है, अगर उसकी शादी 18 साल से कम आयु में हो रही है, कोई बालिका है, तो स्टेट क्या करेगा, बीच में इंटरफेयर करेगा नहीं करेगा। पर ये कह रहे हैं कि हम अगर अपनी लड़की की शादी 9 साल में भी कराएंगे तो स्टेट बीच में नहीं आना चाहिए। तो क्या लगता है आपको, सही है गलत है? नो सर, परस्पेक्टिव पे गलत है। ठीक ये है, तो फिर आपकी डिक्टेटरशिप हो गई। हाँ, तो इसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं आप देखोगे आगे चल के क्या होगा कि गड़बड़ हो जाएगी, एनआरकी फैल जाएगी, एनआरकी इन जनरल ना, एनआरकी फैल जाएगी। तो यहाँ से हमें एक और चीज पता चली कि लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है, कि न्यू लिबरलिज्म ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक एंगल को ही नहीं देखता है, ये आपका पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल एंगल को भी देखता है। अब भारत में अगर आपसे पूछेंगे तो भारत में आपको लिबरलिज्म दिखता है या न्यू लिबरलिज्म? चलो अभी मैं उसमें आंसर नहीं दूंगा, उसको हम बाद में देंगे, ठीक है। और इन अ नटशेल, अब इसके अंत में हमें क्या दिखता है, न्यू लिबरलिज्म अपहोल्ड फुल ऑटोनॉमी, यानी कि सही बात है, न्यू लिबरलिज्म के अनुसार क्या है कि लोगों के पास क्या होनी चाहिए, फुल ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, यानी कि सामाजिक आधार पे भी, आर्थिक आधार पे भी और राजनीतिक आधार पे भी लोगों के पास पूरी आजादी होनी चाहिए। सोचो क्या चलेगा फिर देश हमारा है। ठीक है, अभी हम उसको बाद में चर्चा करेंगे। तो ये चीज समझ में आई आपको कि लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म क्या होता है, डिफरेंस पता चला? ठीक है, अब ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है फिलोसफिकल वाला, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ठीक नहीं है। अब एक बार जस्ट ले लेते हैं हमने क्या पढ़ा है, फिर क्लास ऑफ करते हैं, ठीक है। देखो, हमने पढ़ा है लिबरलिज्म के बारे में, फिर आया आपका वेलफेयर स्टेट, फिर दोबारा आया आपका न्यू लिबरलिज्म के जो महान है एडम स्मिथ है, जॉन लॉके है और जेरेमी बेंथम, ठीक है। वेलफेयर स्टेट आपको पता ही है, यहाँ पर स्टेट को पिक्चर में लाया गया और यहाँ पर कार्ल मार्क्स आपको दिखता है और यहाँ पर आपको दिखता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म, समाजवाद और साम्यवाद। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर स्टेट का इंटरफेरेंस होता है। अब आगे चल के हमें देखा है कि स्टेट में भी लोग तानाशाह बनने लगे तो लोग परेशान होने लगे क्योंकि राइट्स कम होने लगे लोगों के। तो फिर से डिमांड उठी कि लोगों के राइट्स होने चाहिए, तो फिर एक न्यू लिबरलिज्म आया, ठीक है, जहां पर हायक वायक आपको दिखते हैं, यहाँ पर हायक हो गया, मिल्टन हो गए, इस तरह के एक्सपोनेंट मिलते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखता है कि न्यू लिबरलिज्म जो है अब वो सिर्फ इकोनॉमिक एंगल में ही लेजस फेरे नहीं मांग रहा है, वो पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपका जो लेजस फेरे वाली बात है, लेजस फेरे ये केवल कहाँ पर ज्यादा था, इकोनॉमिक, ठीक है। तो लिबरलिज्म के बाद एक आपका स्टेट कॉन्सेप्ट आए थे जहां पर वेलफेयर स्टेट वाली बात हुई थी, क्योंकि टीएच ग्रीन टाइप के लोग जो हैं, टीएच ग्रीन टाइप के लोग हैं, इन्होंने कहा था कि स्टेट को नेगेटिव ना बनाए, स्टेट को पॉजिटिव बनाए। तो ये वाला नेगेटिव लिबरलिज्म क्या कहलाया, ये वाला पॉजिटिव लिबरलिज्म कहलाया, और थर्ड वाला हमारा क्या कहलाया, नियो। टीएच ग्रीन ने क्या कहा था कि तो हाँ जी हाँ जी, ये तो SON की बात कर रहे हैं पूरी तरह से। जैसे कि मैं समझा नहीं, क्या आशु मैम ने क्या कहा था? SON की बात कर रहे हैं ना, न्यू लिबरलिज्म वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हमने आज पढ़ा है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है अब आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा कि लिबरलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में क्या डिफरेंस है, आप इजीली दे पाएंगे, यस और नो। और जब हमारा पूरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी ये इसका एक और फिलोसफिकल पार्ट रह गया, उसके बाद हम देखेंगे भारत में है क्या, ठीक है। तो अभी हम भारत में क्या है उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि पहले पूरा पढ़ लेते हैं, राइट। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन? और जो पॉलिटी वाली क्लास हुई थी इमरजेंसी, उससे कोई क्वेश्चन? ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूँ गाइस, पढ़ने का मन कभी नहीं होता है ना, तो बता दिया करो, हो जाता कभी माइंड स्टक करता है, ठीक है। पर बेमानी नहीं करनी है, ठीक है, अपने करियर के साथ। गॉट इट? तो आपने आपने कहा था कि
प्रियम्बल